अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर ने सियालकोट में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वहां पे एक इवेंट पे खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल डायलॉग से पीछे नहीं हटा, सियासी डायलॉग की बेहतरीन जगह पार्लियामेंट है। और उन्होंने कहा पार्लियामेंट में सवालों के जवाबात देने के लिए तैयार हूं। जमहूरियत तब चलेगी जब मुकालमा होगा। हर मसले पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन एनआरओ पर बात नहीं की जाएगी। करप्शन मुकदमात खत्म नहीं किए जा सकते। नाज़रीन, ये अभी गुज़िश्ता रोज जब कॉलमिस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट से मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर ने, उस दिन भी उन्होंने यही बात की कि हमने तो बात करने की जब भी कोशिश की तो तब वो जो अपोजिशन है वो मुकदमात और अपने केसेस लेकर सामने आ जाते हैं। और इस बात की तस्दीक एहसन इकबाल साहब ने भी की कि जी बाकायदा तौर पर बातचीत करने के लिए हुकूमत की तरफ से हमें ऑफर आई थी, लेकिन अब देर हो गई। अब ये सारी सूरत हाल है कि क्या हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत परेशान है, जो अब ये हमें आवाज सुनने को मिल रही है कि बातचीत की जा सकती है, और लेकिन मुकदमात और केसेस से हटकर। वैसे तो मुकदमात और केसेस जो हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर के परव्यू में आते भी नहीं है, क्योंकि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, नैब के मामला चल रहे हैं, बाकी दीगर अदालतों में मामला चल रहे हैं, और वो तमाम अदालतें आजाद हैं, जो कि दोनों फरीक मानते हैं, हुकूमत भी और अपोजिशन भी। तो ये बात कहने की जरूरत क्यों पेश आती है कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जब भी हम कोई बात करने की कोशिश करते हैं तो मुकदमात या केसेस सामने लेके आ जाते हैं कि जी पहले ये खत्म किए जाएं। जिस तरह जब फेटफ के हवाले से लेजिस्लेशन की जा रही थी तो उस वक्त नैब के हवाले से जो तरामीम तजवीज़ की गई थी, जिसका प्राइम मिनिस्टर ने 12 मरतबा जिक्र किया, वो ऑपोजिशन चाहती थी कि नैब को बिल्कुल टुथलेस कर दिया जाए और उसको मतलब बिल्कुल उसकी हैसियत ख़त्म हो जाए और वो एहतसाब का इदारा रहे ही ना, जो कि हमें कबूल नहीं था। तो क्या अभी तक उसी तरह की सूरत हाल है कि यही क्या डिमांड्स हैं, या कुछ ऐसे मामला भी हैं जो कि पार्लियामान में बैठकर हल किए जा सकते हैं? लेकिन अब ऑपोजिशन पीडीएम के फोरम से शायद एक कदम आगे चली गई हुई है और उनका यह ख्याल है कि अब इस्तीफों की बात होगी। नाज़रीन, 7 दिसंबर को मरियम नवाज साहिबा ने लाहौर में एक जलसे में खिताब किया और उन्होंने कहा कि जी 8 दिसंबर को आरियां पार होने जा रहा है। 8 दिसंबर जब आई और उसके बाद हमें इत्तला मिली कि क्या गुफ्तगू हुई, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने बताया कि जनाब 31 दिसंबर तक यह फैसला किया गया है कि 31 दिसंबर तक तमाम अराकीन पार्लियामान जो कि सूबाई और वफाक में हैं, वो अपने अपने लीडर्स को अपने इस्तीफे दे देंगे और फिर जो है उसके ऊपर फैसला किया जाएगा कि आइंदा का लाहे अमल क्या होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से शायद इस हवाले से थोड़ी सी हिचकिचाहट देखने में आई, जिसकी वजह से हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा की और मौलाना फजल रहमान साहब की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी जरा मायूस लग रही थी कल के, और इसीलिए फिर फैसला किया कि आज यानी कि 9 दिसंबर को भी इजलास किया जाए और उसमें जो चीजें रह गई हैं उन पर बातचीत की जाए। लेकिन आज फिर हमें एक नई बात सुनने को मिली कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जब जब इजलास होते रहेंगे उसमें इस्तीफों की बात होती रहेगी और फिर हम देखेंगे कि मुनासिब वक्त कब आएगा कि जब इस्तीफे जो हैं हुकूमत के मुंह पर मारे जाएंगे, इनके सर पर मारे जाएंगे। तो ये तो अब सूरत हाल हो गई सारी जो इस वक्त पॉलिटिकल सीन बन रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर बात की जाए तो उनका यह ख्याल है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी कि अदम एतमाद का वोट जो है वो उस हवाले से तहरीक जो है वो लानी चाहिए, और वो एक आईनी और पार्लिमानी तरीका है। और उस पर वो शायद जब पहली एपीसी हुई थी उसमें जो 26 नुकात थे उसमें भी यही था, और पीपल्स पार्टी का मौकफ आज भी यही है कि जो पहली एपीसी में 26 नुकात हुए थे और जो शेड्यूल था उसी के मुताबिक चलना चाहिए। आज बिलावल भुट्टो साहब से जब पूछा गया कि जी आपका क्या मौकफ है, खासतौर पर एतजाज हसन साहब का नाम लेकर के पीडीएम हिमाकत कर रही है इस्तीफों का जिक्र करके या इस्तीफे देने के हवाले से, तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस्तीफों के हवाले से और दीगर मामलात पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा और उसमें फैसला किया जाएगा, और उसका जो फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा, यानी कि पीपल्स पार्टी की सीईसी का जो फैसला होगा वही बिलावल भुट्टो साहब का फैसला होगा। 11 जमातों
कि पीडीएम पार्ट जो एक फोरम बना हुआ था वो आज हमने देखा कि 3 बड़ी जमातें उसमें रह गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज सिर्फ 2 बड़ी जमातों को अपने घर मदऊ किया और उसके बाद हमारी इतलात ये हैं कि शायद इस वक्त भी मेंबरान का जो एक कमेटी जो बनी हुई है उसका पीडीएम की उसका भी इजलास इस वक्त जारी है जिसमें तमाम जमातों के लोग मौजूद हैं। लेकिन जो आज दिन में इजलास हुआ मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पे उसमें सिर्फ मरियम नवाज साहिबा और उनके साथी और बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके साथी मौजूद थे। सारा जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है इसमें मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से जो इतलात आ रही हैं उनका यह ख्याल था कि जी तमाम पीडीएम के जो इलेक्टेड लोग हैं, जो पीडीएम की पार्टीज के इलेक्टेड लोग मेंबरान हैं, वो अपने इस्तीफे सारे अपने कायदीन को दें और फिर वो कायदीन मौलाना फजलुर रहमान साहब के हाथ में थमा दें क्योंकि वो सदर हैं पीडीएम के, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमारी इतलात हैं उनकी रिजर्वेशन थी और उन्होंने कहा कि हम इस पे खुद फैसला करेंगे कि हमने देने हैं अगर इस्तीफे तो हम डायरेक्ट स्पीकर को भी दिए जा सकते हैं। सूबाई हुकूमतों के हवाले से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़े तौर पर हमारी इतलात हैं कि कह दिया है कि जी सिंध असेंबली से इस्तीफे नहीं होंगे। हाँ, नेशनल असेंबली में हम पीडीएम के साथ चलने का सोच सकते हैं इस हवाले से, इस्तीफों के हवाले से, लेकिन वो भी शेड्यूल के मुताबिक जो कि एपीसी की पहली मीटिंग में तय हुआ था। और पीएमएलएन के हवाले से जब मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि अगर कोई इस्तीफा नहीं देगा तो फिर पार्टी वर्कर्स उनके घर का घेराव करेंगे, इसका मतलब यह है कि कहीं से कोई पीएमएलएन के अंदर आवाज उठ रही है जो कि इस्तीफे नहीं देना चाहते और उनका शक भी इस बात पर है कि शायद पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी तो फिर पीएमएलएन की क़यादत हम पर क्यों जोर दे रही है कि आप इस्तीफे दें। तो ये सारी सूरत हाल है। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए लाहौर स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है शौकत बसरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया बसरा साहब। एहसान अफजल खान, यंग लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, बहुत बहुत शुक्रिया एहसान, आपने मुझे स्काइप पर ज्वाइन किया। अली कासिम गिलानी, अनदर यंग लीडर, साहबजादे हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब के, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, मुल्तान के जलसे के रूहे रवां रहे और उसमें काफी इन्होंने सोबतें भी झेली और जेल में भी गए। बहुत बहुत शुक्रिया अली कासिम आपका भी मुझे ज्वाइन करने में। पहले अगर कासिम गिलानी साहब की बात शुरू करने से मैं करना चाहता हूं, लेकिन अगर जो मरियम नवाज साहिबा ने 7 दिसंबर को जो बात की, अगर प्रोड्यूसर साहब वो सुनवा दें तो फिर बात आगे लेकर चलते हैं। और 13 दिसंबर को या आर या पार इंशाल्लाह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। चलें, अली कासिम आपसे बात का आगाज करता हूं। यह सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी के हवाले से क्यों खदशात जाहिर करती है? पीएमएलएन के राना सनाउल्लाह साहब भी बात करते हैं इंडिविजुअली अगर बैठ के, तो वो भी कहते हैं हमारी इतलात हैं कि पीपल्स पार्टी भी इस्तीफे देगी। कहीं पे उनको कोई डाउट्स हैं जिसकी वजह से वो हर दफा ये मेंशन करना जरूरी समझते हैं? थैंक यू जमीर भाई फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जिस तरह आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और उसकी एक लंबी तारीख है जमहूरियत के हवाले से, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के हवाले से। तो इसीलिए क्योंकि जब मियां साहब की हुकूमत थी और पीटीआई वाले जब इस्तीफे दे रहे थे तो तब हमने उनको भी समझाया था कि आप पार्लियामेंट का रास्ता ना छोड़ें। लेकिन आज जो है वो हुकूमत इमरान खान साहब की है और वहाँ पे अपोजिशन की जमातों ने ये फैसला किया है कि हम इस्तीफे जो हैं वो 31 दिसंबर तक अपने पार्टी हेड्स तक को पहुंचा दें। तो इस्तीफों के आने का तो सिलसिला शुरू हो चुका है। अब ये पार्टी की सीईसी डिसाइड करेगी कि वो इस्तीफे कब दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। जो भी पार्टी की सीईसी फैसला करेगी वो हम सबको कबूल होगा। और जहां तक 13 दिसंबर की आपने बात की है, तो 13 दिसंबर को इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पीडीएम के इस जलसे में मुल्तान के बाद लाहौर में भरपूर हिस्सा लेगी। और उसके लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल लाहौर भी पहुंचेंगे और जलसे से पहले जो मोबिलाइजेशन है लाहौर शहर की उसमें भी हिस्सा लेंगे।
जी सही। कासिम, एक चीज जरा क्विकली ये मुझे बता दें कि ये जो है कि सीईसी में फैसला किया जाएगा 31 दिसंबर, क्योंकि अब एक माइलस्टोन 13 दिसंबर है, उसके बाद 27 दिसंबर लाड़काना में पीडीएम के नाम किया जा रहा है, जो 27 दिसंबर बीबी शहीद की, बीबी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो बरसी के हवाले से इवेंट होता है, वो अब पीडीएम के फोरम के नाम किया जा रहा है और वहां से आप फिर पीपल्स पार्टी होस्ट करेगी और उसके बाद फिर 31 दिसंबर को इजलास होगा और फिर जिस तरह आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बात की उस पर भी बात करेंगे। तो ये जो डाउट्स जो हैं पीएमएलएन के, वो क्या सही हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग पीएमएलएन की लीडरशिप को कह रहे हैं कि हम इस्तीफे क्यों दें, क्योंकि उनको डाउट है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। जी, इसमें पार्टी की क़यादत की तरफ से जितने भी मेंबरान हैं उनको ये हदायत जारी की गई है कि आपने इस्तीफों के मामले पे कोई कमेंट नहीं करना जब तक के सीईसी की मीटिंग नहीं हो जाती और जब तक हम फैसला नहीं करेंगे तब तक पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको मना किया गया है। लेकिन इससे आगे मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ इस्तीफों की बात नहीं है, इसमें स्ट्रीट एजिटेशन जो कि शुरू हो चुकी है वो भी शामिल है, जिसमें जलसे भी शामिल हैं। और अभी जो आप फरमा रहे थे कि स्टीयरिंग कमेटी का इजलास जारी है, उस इजलास में पूरे मुल्क में पीडीएम जो है वो एक एहतजाजी मुजाहरे जो हैं वो शुरू होंगे, जिससे हम स्ट्रीट एजिटेशन की तरफ तो पहले ही आ चुके हैं। 13 दिसंबर को इंशाल्लाह ताला एक बहुत बड़ा शो होगा लाहौर मीनार पाकिस्तान में। उससे काफी ज्यादा हुकूमत और कमजोर हो, घबराई हुई है। चलें बिल्कुल मजीद भी बात करते हैं। एहसान अफजल, ये जो है सूरत हाल कल की जो हमें नजर आई, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा थोड़ी सी जरा उनकी बॉडी लैंग्वेज में डिसअपॉइंटमेंट थी और कहा यह जा रहा था, जो अंदर की इत्तलात और जो मुख्तलिफ लीडर से बात हुई है वो यही खदशात हैं कि शायद पीपल्स पार्टी जो अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं ले सकी और कल के इजलास में जो कहा कि जी 31 दिसंबर तक जमा करवाए जाएं जो इस्तीफे हैं, तो क्या पीएमएलएन में सोच है ऐसी कि सेकंड थॉट होनी चाहिए इस पर? देखें, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है पीडीएम की कि उन्होंने अपने स्केड्यूल के मुताबिक जो पहला फेज था पीडीएम का, जो जलसे मेजर शहरों में करने थे, वो कामयाबी से अब आखिरी मराइल पे और फिनाले जो है वो लाहौर में होएगा। और ये जो अवामी अदालत के पास हम गए और हमने अपना नैरेटिव जो दिया पीडीएम ने, वो नैरेटिव ग्रास रूट लेवल तक पहुंच गया है। और ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है पीडीएम की कि कल अनाउंसमेंट हुई है कि हम इस्तीफे जो हैं हम अपनी विद इन आवर पार्टी लीडरशिप जो है वो हम अपने सबमिट कराएंगे और ये भी चीज आगे की तरफ बढ़ रही है। इसमें अगर पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो अपनी सीसी की मीटिंग करने के बाद ये करे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पीडीएम के साथ ही खड़ी होगी। और ये देखें, कल कोई इस्तीफों की डेट अनाउंस हो जाना ये एक तैयारी है जो शुरू हो गई है। 11 जमातें हैं, सारी ऑन बोर्ड है और उन्होंने विद इन एक ओवरऑल एक स्केड्यूल भी अनाउंस कर दिया है इस्तीफों का। और इंशाल्लाह ताला अभी तो पहला फेज जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है। जो नेक्स्ट फेज है उसके अंदर स्ट्रीट प्रोटेस्ट भी होंगे, हम लॉन्ग मार्च की तरफ भी जा सकते हैं, वो मुशावरत के बाद पीडीएम फर्दर अनाउंस करेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि कोई ऐसी कबाहत नहीं है। विद इन जैसे ही मरियम नवाज ने स्पीच की तो हमारी पार्टी के अंदर दर्जनों इस्तीफे जो हैं वो लीडरशिप को वसूल हो चुके हैं और हर घंटे जो है वो नए से नए इस्तीफे आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगर पीडीएम की एक जो भी कॉल होगी पीएमएलएन उसके साथ खड़ी होगी। सही, बिल्कुल सही। शौकत बसरा साहब, आपने दोनों पार्लियामेंट मतलब दोनों यंग लीडर्स की बात सुन ली, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के। मौलाना फजल रहमान साहब ने कल 8 दिसंबर को क्या कहा और फिर आज क्या कह रहे हैं, ये जरा सुन लें और फिर मुझे बताएं कि आप लोग कितने खौफजदा हैं इससे। जी शौकत बसरा साहब, दो चीजें हैं। एक तो ये कि उन्होंने अपना शेड्यूल बताया और जिस तरह अली कासिम गिलानी ने बताया कि स्टीयरिंग कमेटी का इजलास इस वक्त हो रहा है पीडीएम की, और उसमें जितने छोटे बड़े शहरों में है उसमें पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जलसे, जुलूस और स्ट्रीट जो प्रोटेस्ट है वो शुरू कर दिए जाएंगे। और 13 दिसंबर और फिर 27 दिसंबर और उसके बाद का शेड्यूल भी मौलाना साहब ने बता दिया। कल ये कह रहे थे कि 31 दिसंबर तक जमा करवा दिए जाएंगे। आज मौलाना साहब ये हमें बता रहे हैं 9 दिसंबर को कि हर नशिस्त में इस्तीफों का जिक्र होता रहेगा और
फिर हम ये तय करेंगे कि कब इसको ढाल बनाकर आपके सर पर जो है इन्होंने इसको इस्तीफों को मारना है। तो घबरा गए हैं आप लोग? वो जमीर हैदर साहब, सर पे तो मारने की जरूरत ही नहीं है, उसका आईनी तरीका भी है, एक जमहूरी तरीका भी है। वो जाके स्पीकर साहब को जमा करवा दें। इतनी तगोदो जलसे जुलूसों की, ये इस वक्त जो पेंडेमिक है, जो कुदरती आफत है, और हर किसी को पता है, खुद अभी गिलानी साहब हमने इकट्ठे एक पार्टी में काम किया है, बिलावल साहब को कोरोना हो गया, उसके बाद आप देख लीजिए कि कैप्टन सफदर साहब को गए, बहुत सारे इस वक्त लोग। और ये जो शिद्दत है कोविड की वो बहुत ज्यादा है पहले की निस्बत। मेरे हारूनाबाद फोटाबाज के अंदर पहली वेव में एक बंदा भी 3 या 4 पॉजिटिव हुए थे, अभी तक जमीर हैदर साहब 8 से 10 लोग डेथ हो गई है। ये तो मैं उस बात की इसलिए कहना चाह रहा हूं, अगर इन्होंने इस्तीफे ही देने हैं तो फिर ये क्या जरूरत है कि आप 31 दिसंबर को दे दें, सरों पे मारें। भाई आप पार्टी लीडरशिप की बजाय आज पार्टी लीडरशिप हुक्म करे, तमाम 11 पार्टियां इकट्ठी हैं, और मैं ये समझता हूं कि वाहिद रास्ता है। और बिल्कुल हमारे दोस्त बाकी उनका पता नहीं क्या तबसरा है, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं। जमीर हैदर साहब, जलसे जुलूस, लॉन्ग मार्च, धरना ना कभी माजी में हुकूमतें गई हैं, ना ये जाएगी। आपको भी पता है इस बात का कि पाकिस्तान की तारीख बल्कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा धरना खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 126 दिन का दिया, लंबे लंबे जलसे जुलूस किए, लॉन्ग मार्च, क्या हुकूमत चली गई? अगर वाहिद तरीका है कि अगर ये इन टोटो, और पीपल्स पार्टी के लिए तो बहुत आसान है, वहां तो इस्तीफे देने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे एडवाइस करेंगे चीफ मिनिस्टर, असेंबली टूट जाएगी। यहां पे सारे के सारे इस्तीफे जमा करवा दें। और मैं ये समझता हूं कि अगर इन टोटो, फिर मैं बार बार कह रहा हूं, अगर तमाम इस्तीफे आ जाते हैं तो हमारे लिए ये जो सिचुएशन होगी वो आसान नहीं होगी, उसको हैंडल करना वो एक मुश्किल सूरत हाल होगी। लेकिन अगर इसका मतलब ये है कि ये अभी भी वो कह रहे हैं जी कि हमने कहा है जमा करवा दें, सर पे मारने हैं, मुख्तलिफ मीटिंगों में इसका जिक्र करना है, तो जमीर हैदर साहब, मैं भी पीपल्स पार्टी में रहा हूं, जिस तरह गिलानी साहब हम मेरे दोस्त हैं, हमने इकट्ठे काम किया है। जिस पीपल्स पार्टी को मैं जानता हूं, आज लिख ले मेरी बात, कभी ये सिंध असेंबली नहीं तोड़ेंगे। अगर सिंध असेंबली नहीं टूटेगी तो मुझे बताएं कहां पर ये इस्तीफे जाएंगे और कहां पर इस्तीफों की हकीकत होगी। और दूसरी बात, जब इतने ये बार बार समझ रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत जो है वो मुल्क के लिए खतरा है, अवाम के लिए खतरा है, तो मेरे भाई, हमने पीपल्स पार्टी ने जब इस्तीफे दिए तो स्पीकर को जमा करवाए थे, स्पीकर ने उनको मंजूर किया था, और ये दरमियान में पीपल्स पार्टी, नून लीग सब पढ़ गए कि आप इस्तीफे मंजूर ना करें। आप सुबह जाएं, मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूं आपके प्रोग्राम में, जितने लोगों ने अभी पार्टी लीडरशिप को इस्तीफे जमा करवाए हैं, मैं संजीदा समझूंगा इनको। अभी तक तकरीबन 20 या 25 या 30 इस्तीफे पार्टी लीडरशिप को गए हैं। ये कल ये मुतलका अपनी असेंबली, पंजाब असेंबली, नेशनल असेंबली और सिंध असेंबली में जमा करवा दें। मैं समझूंगा कि वाकई ये लोग मजाक नहीं कर रहे, ये लोग ब्लैकमेल नहीं कर रहे, ये लोग एनआरओ नहीं लेना चाहते, ये लोग एक दूसरे को बेवकूफ नहीं बना रहे। ये सब आप देख लीजिएगा, आखिर पे जो निकलेगा वो आप भी जमीर हैदर साहब इधर है, मैं भी इधर हूं। बिल्कुल सही। चले 31 दिसंबर तक भी देख लेंगे। अभी मुझे कहा जा रहा है ब्रेक का, नाज़रीन ब्रेक के बाद हम आएंगे तो पीपल्स पार्टी की एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजी क्या होगी और बिलावल भुट्टो ने आज क्या बात की वो भी सुनवाएंगे आपको, और उसके बाद उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हम सब एक पेज पर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन तमाम ऑप्शंस जो कि जमहूरी और पार्लिमानी होंगी उनके तहत काम करेगी। क्या कहा ये जरा सुन लीजिए। जी, अली कासिम गिलानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख है कि मतलब गैर जमहूरी रवैये वो इख्तियार नहीं करेंगे, पार्लिमान की सुप्रीमेसी में बिलीव करते हैं, और जोर भी इस दफा यही दिया जा रहा है कि जो पहली एपीसी थी जिसमें 26 पॉइंट्स एग्री हुए थे उसी शेड्यूल पर चलना चाहिए। और आज ये जो मैंने आपको सुनाया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल और कोई बात की और उसके बाद आज कह दिया कि भी हर इजलास में इसका जिक्र होता रहेगा, इसको जरा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि सब जो है जो 3 बड़ी जमातों में मतलब JUIF, पीपल्स पार्टी और PMLN, इनके अलावा जो पार्टीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ उंगलियां पीपल्स पार्टी की तरफ उठा रहे हैं कि जी शायद इनकी वजह से ये स्टेटमेंट तब्दील हुई है। इसको क्लैरिफाई कर दें। और दूसरा बता दें कि आपके पास शायद कोई हमारे लिए इंफॉर्मेशन भी है, स्टीयरिंग कमेटी का जो इजलास हो रहा था उसमें क्या फैसला हुआ? जी,
सबसे पहले तो रिगार्डिंग सारी जमातें जो हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ देख रही हैं, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हर जमात का इस निज़ाम में एक अपना स्टेक है, और पीपल्स पार्टी का एक और अपना स्टेक है जिसमें सिंध गवर्नमेंट भी शामिल है, और पीपल्स पार्टी क्योंकि तमाम सूबों में एक फाल जमात है, और हमारे मानने में वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, तो इसीलिए तमाम लोग और जो बाकी जमहूरी फोर्सेस हैं दे लुक अप टू द पार्टी। और जहां तक मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई डिफरेंस है। जो प्रिंसिपली पीडीएम ने डिसाइड किया कि 31 जनवरी तक इस्तीफे जो हैं वो तमाम पार्टी हेड्स तक पहुंच जाएं, तो वो तो क्लियर है, लेकिन जहां तक स्ट्रेटजी के कब देने होंगे और कब किस स्टेज पे जाके एहतजाज की किस स्टेज पे जाके हम ये इस्तीफों का जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करें, उस पे बहस जो है वो जारी रहेगी। और I'm sorry, आपका जो थर्ड सवाल था, मेरा क्वेश्चन था कि स्टीयरिंग कमेटी के हवाले से जो आज अभी इजलास शायद जारी है और उसके हवाले से ऐलानात कल होने हैं, तो उस आपके पास कोई इंफॉर्मेशन थी कि क्या डिसाइड हुआ है उसमें कि 13 दिसंबर के लिए मोटिवेशनल जलसे जुलूस होंगे या बाकायदा कोई शेड्यूल आया है कि ये चीजें होंगी? जी, उसमें सबसे पहले तो ये और सबसे अहम कि 27 दिसंबर को जिस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की बरसी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वो एक अहम दिन है और हर साल हम वो मनाते हैं। तो लाड़काना में गड़ी खुदाबख्श में इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी पीडीएम की जमातों के लिए एक जलसा होस्ट करने जा रही है 27 दिसंबर को। सही। और उसके अलावा पूरे मुल्क में गुजरांवाला, लाहौर, सक्खर, हैदराबाद, फैसलाबाद समेत 21 मुख्तलिफ शहरों में पीडीएम जो है वो एहतजाजी मुजाहिरे करने जा रही है, जिसमें किसान और ट्रेडर्स की और लेबरर्स की जो तंजीमें हैं वो हमारे साथ शामिल होंगी। सही। तो ये 27 दिसंबर के बाद का शेड्यूल है, 21 शहरों में जलसे जुलूस एहतजाजी रैलियां? ये स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो ये सारा शेड्यूल जो है वो आ जाएगा। उसमें जलसों के साथ साथ साइमल्टेनियसली ये प्रोटेस्ट चलेंगे। और सही, भी जारी रहेंगे। वेरी राइट। अच्छा, ये एहसान अफजल खान साहब, आप भी तैयारी पकड़े हैं, फैसलाबाद आपकी जिम्मेदारी होगी और यकीनन बाकी पार्टियों समेत कि ये जो 21 शहरों में अब एहतजाजी रैलियां जलसे जुलूस होंगे छोटे छोटे, ताकि एक मोमेंटम जो है उसको जारी रखा जाए। अब आप मुझे ये बताएं कि जब मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि जो इस्तीफे नहीं देंगे उनके घरों का वर्कर्स घेराव करेंगे, क्या कोई ऐसी इतलात हैं कि कुछ डाइसेंटिंग नोट है मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, या चौधरी निसार साहब ने कोई मशवरा दिया हो शहबाज शरीफ साहब को कि जनाब ये बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, जिस तरह कहा जा रहा है? एतजाज अहसन साहब ने तो बता दिया कि ये एक कोई मतलब अच्छी सही ऑप्शन नहीं है। आप क्या कहते हैं? देखिए, किसी किस्म की डिसेंटिंग वॉइसेस नहीं है विद इन आवर पार्टी, और जो बयानिया है वो कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का चल रहा है और सब इस पे मुतहरक हैं। नंबर 1, जो उन्होंने मरियम नवाज ने बात की वो एक जेनेरिक बात की कि अगर कोई रेजिस्टेंस होगी तो वो हम उनसे जरूर जवाब लेंगे, और जवाब लेना बनता है जब पार्टी पॉलिसी आपको ये कह रही है कि इस्तीफे दें, तो एवरीवन इज बाउंड बाय दैट। तो मेरे ख्याल से अभी तक कोई ऐसी कोई खबर नहीं है। दूसरा, ये बात हुई कि जलसों से हुकूमत नहीं जाती, तो बिल्कुल जलसे जो हैं वो एक अवामी अवेयरनेस कैंपेन होती है, अवामी अदालत के पास आप जाते हैं, जो हमारा कामयाबी से पहला फेज हो गया। फैसलाबाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले जुमे को मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन था जो एक जलसे की सूरत इख्तियार कर गया, और जहां भी कॉल दी जाती है, चाहे वो पीडीएम हो या पीएमएलएन का अपना शो हो, अवाम दर्जनों हजारों में निकलती है, क्योंकि अवाम तंग आ चुकी है इस इनकॉम्पिटेंट हुकूमत से। आज ही की खबर है कि आप वॉयलेटर ऑफ रिलीजन फ्रीडम लिस्ट के अंदर आपका नाम आ गया पाकिस्तान का, और इंडिया का नाम नहीं आया। तो इनके जो फॉरेन पॉलिसी फेलियर है, ये एक मुंह पे तमाचा है हुकूमत के कि इंडिया ने दुनिया के अंदर जो है वो एक इंतहा पार कर दी ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, और वहां रिलीजियस
फ्रीडम का वो वायलेटर नहीं है और पाकिस्तान को डाल दिया गया। तो सही। ये हुकूमत किस फ्रंट के ऊपर जो है ये डिलीवर कर रही है, ये किसी फ्रंट के ऊपर डिलीवर नहीं कर रही। और ये कि अगर इतनी ही हुकूमत सिक्योर फील करती है तो वो आज डीजे भट्ट को जो है वो गिरफ्तार ना करती। सही। यानी कि चलें, यहां तो वो ये तो आलम आ गया है। नहीं वो डीजे भट्ट ने ज्यादती की जो ना। डीजे भट्ट पहले मतलब इंट्रोड्यूस हुआ इमरान खान साहब की पीटीआई की वजह से, और अब आप उसको ले लेंगे तो फिर वो गुस्सा तो बनता है ना इतना। शौकत बसरा साहब देखें, नहीं एक आखिरी पॉइंट, आप यहां ज़र्फ देखें इमरान खान साहब का कि वो कुर्सियों वालों को धमकियां दे रहे हैं, वो स्टेज वालों को धमकियां दे रहे हैं। देखें, कोरोना की वजह से आप लोगों को तो वो मना नहीं कर रहे, लेकिन जो भी मावन करेगा, आप लोगों को सपोर्ट करेगा लॉजिस्टिक्स में, उस पर तो बनता है ना कि उनको तो रोका जा सकता है कि भाई कोरोना है, आप लोग क्यों इनको इतना सपोर्ट दे रहे हैं। शौकत बसरा साहब, एक कल मैं देख रहा था कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 ने एक मैप जारी किया साउथ एशिया में इन्फ्लेशन रेट 2020। उसमें पाकिस्तान माशाल्लाह नंबर 1 पे है जी, 11.5%, और सबसे ज्यादा जो है नेपाल है 6.0, बाकी जो है वो सभी इससे भी कम है, मतलब इंडिया भी कम है। अफगानिस्तान भी बेहतर है पाकिस्तान जी, अफगानिस्तान भी 2.3% है। तो फिर अगर एहसान अफजल कहते हैं कि जी अवाम परेशान तो हैं, तो फिर उसकी पीछे वजह तो है। अब ये तो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक का एक सर्वे है। जमीर साहब, बहुत अहम क्वेश्चन है, लेकिन मैं सिर्फ एक फिक्रा दोनों भाइयों ने जो गुफ्तगू की है, देखिए इन्होंने जब ये फैसला कर लिया कि हमने इस्तीफे देने हैं और तमाम लोग मुतफिक, और लीडरशिप ने 31 दिसंबर का कह दिया, तो फिर तो आज तो तमाम अगर ये इनके साथ होते और इनकी बात को मान रहे होते तो आज 50-60% इस्तीफे तो आ जाते। चलें कुछ की बात, आज तो ईमेल का जमाना है, आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है। ये आप जरा आइंदा देखेंगे, अभी मेरे छोटे भाई हैं एहसान, अभी यंग है, नौजवान है, अभी वो खून भी काफी जोश मारता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनको हकायक खुलते जाएंगे कि कौन कहां पे और कौन क्या कर रहा है। इनको भी पता है मैंने एमपीए बंदा जिंदगी में मुश्किल बनता है, और जब बनता है तो वो इसलिए नहीं बनता कि लीडरों को अब वो उनको एनआरओ दिलवाने के लिए और उनको कहे कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप जलसे जुलूस कर रहे हैं, आप तो सारे बाहर बैठे और हम आपकी जगह पे कुर्बानियां दें। खुद आए ना, आप अपनी इत्ला बताएं। बसरा साहब, आप अपनी इत्ला बताएं कि आपके पास इत्लात हैं कि डाइसेंटिंग नोट है पीएमएलएन के अंदर कि हम इस्तीफे नहीं देंगे। जमीर हैदर साहब, मैं फिर कह रहा हूं, हम सब दोस्त हैं सारे, पार्टियों में एक दूसरे को, जैसे आपके जराए होते हैं हमारे भी दोस्तों के जराए होते हैं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, पहली बात, पीपल्स पार्टी किसी तौर पर सिंध असेंबली नहीं तोड़ने जा रही। हो गया जी, वो तो अली ने भी कह दिया, अली कासिम ने कह दिया कि स्टेक है नंबर 2 जी, अली नंबर 2 सुन ले, नून लीग के अंदर अभी इनके टोटल, क्योंकि मैं साउथ पंजाब से मेरा तल्लक है, कम अज कम इनके 50% लोग रिजाइन नहीं करेंगे। ये बात लिख लीजिएगा मेरी। और उसकी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि हमें अपने आप को बचाने के लिए एनआरओ नहीं मिल रहा, केसेस नहीं खत्म हो रहे, हमें कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, और वो बनने के लिए तैयार है, और उनमें मेजॉरिटी जो है वो साउथ पंजाब से है। चले बिल्कुल। बाकी जो मेरा दूसरा हिस्सा था सवाल का, वो ब्रेक के बाद में साहब आप बता दीजिएगा। और एहसान अफजल, 8:38 पर शौकत बसरा साहब की बात 9 दिसंबर की, आप लिख लें कि 50% लोग पीएमएलएन के इस्तीफा नहीं देंगे। ये लिख लें, क्योंकि फिर मैं और आप शौकत बसरा साहब से पूछ सकेंगे। अभी वक्त हुआ नाज़रीन ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बसरा साहब, जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि एक साउथ डेवलपमेंट एशिया डेवलपमेंट आउटलुक ने एक स्टैटिस्टिक्स जो हैं दिए हैं, साउथ एशिया इन्फ्लेशन रेट, वो आपके पास भी हैं, आप देख भी सकते हैं, और स्क्रीन पे भी हम दिखा रहे हैं कि 2.3% अफगानिस्तान है, 11.5% पाकिस्तान, 3.0% इंडिया, मालदीव्स इज 1.0%, श्रीलंका 5.0%, बांग्लादेश 5.6, भूटान 3.8, नेपाल 6.0, 11.5%। ये कोई पाकिस्तानी सर्वे नहीं है, या पीएमएलएन नहीं, या पीपल्स पार्टी का नहीं है ये स्टैटिस्टिक्स। क्या कहते हैं बसरा साहब? देखिए ज़मीर हैदर साहब, कोई इफ बट अगर मगर लेकिन नहीं है। हमारे लिए जो रियल चैलेंज है वो यही है, वो इकोनॉमी का चैलेंज है।
और उसमें आप देख लीजिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हर जो ट्यूसडे को मीटिंग होती है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज इसको लेकर बैठे हुए हैं। हमने अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव करना है, उसके लिए हम लगे हुए हैं। लेकिन ज़मीर हैदर साहब, आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा कि क्या 70 साल कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसी जमात बता दें दुनिया के अंदर हो। पाकिस्तान में तो हम 70 साल बाद पहली बार इक़्तिदार में आए हैं। जब हमें पाकिस्तान मिला वो इस हालत में था कि 32 अरब डॉलर का कर्जा था, हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज हमें मिला, तमाम इदारे तबाह बर्बाद मिले। लेकिन इसके बावजूद अभी जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं इकोनॉमी के, आप अपनी एक्सचेंज को फॉरेन एक्सचेंज को देख लें, आप रिजर्व्स को देख लें, आप करंट अकाउंट एक्सपोर्ट्स को देख लें, बेहतरी आ रही है। बिल्कुल कह रहा हूं, चलें, हम बिल्कुल सही। लेकिन आपका कहने इसके का बावजूद मैं कह रहा हूं, इसके बावजूद चैलेंज इन्फ्लेशन, मैं कह रहा हूं हमारे चैलेंज है, हमने इसको ऊपर लेकर आने हैं। हमने लोगों को महंगाई से बाहर लेकर आने हैं, बेरोजगारी से बाहर लेके आने हैं, और यही हमारे लिए चैलेंज है। ये जो पार्टियां है ना, ये हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं, हमें पार्टियां चैलेंज नहीं है। बिल्कुल। एहसान अफजल, जरा क्विकली मुझे बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर ने कल 2 एतराफ किए, गलतियां 2 मानी कि एक IMF में जाने का ताखीर से जाने गलती थी, और दूसरा जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज लॉस में के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में रिफॉर्म्स में ताखीर जो है उससे बहुत नुकसान हुआ है। 2 गलतियां मानी हैं, और ये अभी इन्फ्लेशन के मैंने आपके सामने रख दिया है। आपको क्या लगता है कि हुकूमत ये वजीर आजम अभी बहुत सारी गलतियों को मानेंगे। आपको याद होगा इनका एक बयान कि 2013 में हमारी तैयारी नहीं थी, अच्छा हुआ हम हुकूमत में नहीं आए। अभी इन्होंने IMF का इतराफ किया, अब ये कहेंगे कि जो वजीर खजाना हमने दुराने एग्रीमेंट चेंज किया वो भी गलती हुई। उसके बाद ये कहेंगे IMF से हमारा मुआहदा गलत हो गया। ये गलतियां करी जा रहे हैं और जो सजा है वो पाकिस्तानी भुगत रहे हैं। अभी मेरे भाई शौकत बसरा साहब ने कहा कि पाकिस्तान हमने किस साल में दिया, तो जब हमने पाकिस्तान इनको हैंड ओवर किया तो IMF ने जो प्रेडिक्शन की थी ग्रोथ रेट की वो 6% थी फाइनेंशियल ईयर 19 की। इन्होंने तबाह कर दिया इस मुल्क को अपनी इनकॉम्पिटेंस और नाअहल पॉलिसीज के साथ, और ये मानेंगे। ये यही वजीर आजम का वतीरा ही है कि ये आगे जाके मान जाते हैं कि मेरे से तो गलती हो गई, अब हम ठीक हैं, मेरे से तो गलती, ये तजर्बा फेल हो गया है, ये कंपनी नहीं चलेगी, ये कंपनी इसने नहीं मुल्क के हर शोबे को तबाह कर दिया। चले बिल्कुल। मैं आखिरी एक पॉइंट, जो 24% से यानी कि जिन्होंने 4-4 बारियां ली हैं उनको दे दें, हाल ये है। देखिए 24% से नीचे जो गुर्बत की शरह से पाकिस्तानी रह रहे थे 2018 में, आज इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि वो 40 से 45% पे चले गए हैं। एग्जैक्टली उसके पीछे तो जी देखें वर्ल्ड वाइड फिनोमेना भी है राना एहसान अफजल के मतलब पेंडेमिक का, कोरोना की वजह से। बिल्कुल अली कासिम गिलानी, मैं बिल्कुल अली कासिम गिलानी, ये प्राइम मिनिस्टर की तरजीहात हैं कि गुर्बत खत्म करनी है, महंगाई खत्म करनी है और बेरोजगारी खत्म करनी है, तो अब हुकूमत तो लगी हुई है इन तीनों चीजों पे। आज भी उन्होंने सियालकोट में ये कहा कि ये अवलीन तरजीह है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। सबसे पहले तो मैं बसरा साहब की इस बात से इख्तिलाफ करूंगा कि ये 21 साल बाद हुकूमत में आए हैं। ये 2008 से लेकर 2013 तक हुकूमत में थे और उनकी परफॉर्मेंस इस बात से काफी बेहतर। गिलानी साहब वो सूबाई हुकूमत थी जहां तक, और हमें दोबारा फिर वहां इलेक्ट किया खैबर पख्तूनख्वा वालों ने। चले जी मेरी बात सुन लें। और जहां तक ये इन्फ्लेशन का और जो इकोनॉमी में ये हुकूमत फेल हुई है उसका ताल्लुक है, तो ये तो बड़े सोचे समझे तरीके से किया गया है, वरना सिलेक्टेड तो ये थे ही, ये नालायक और नाअहल भी साबित हुए हैं इस इकोनॉमी के परफॉर्मेंस के बाद। तो और जहां तक प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग्स का ताल्लुक है, तो मैं इनको ये मशवरा देना चाहूंगा कि मेहरबानी करके आप मीटिंग ना ही किया करें, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर साहब किसी चीज की महंगाई पे नोटिस लेते हैं तो उस चीज की कीमत जो है वो डबल हो जाती है। इन्होंने चीनी के साथ भी ऐसे किया। तो अब जिस चीज पर PM साहब नोटिस लेंगे तो हमें तो डर लगता है कि वो चीज उसकी प्राइस दुगनी हो जाएगी। तो एक तो ये है, और जहां तक मईशत का ताल्लुक है कि जो इनको मिली, तो वो इट्स एन ओल्ड स्टोरी। अब ये बात बार बार नहीं बिकेगी कि हालात हमें जैसे भी मिले थे, इससे बहुत बेहतर हालात थे पुराने पिछली गवर्नमेंट की, और पिछली गवर्नमेंट की इनसे इकोनॉमी के ऊपर तो एटलीस्ट आई वुड से कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, गवर्नेंस में भी।
सही, चलें बिल्कुल क्लोजिंग रिमार्क्स बसरा साहब। वो कहते हैं कि जी बहुत बेहतर हालात में दिए गए और प्राइम मिनिस्टर ने 2 गलतियां मान भी ली कि जी गलती हुई, 2 एतराफ किए उन्होंने। तो क्या कहते हैं कि यकीनन प्रायोरिटी है, लेकिन जब भी किसी चीज पर हाथ डालते हैं, तेल की कीमतों का इशू आया, चीनी का आया, आटे का आया, काबू नहीं आया। फिर देखिए, पहली बात ज़मीर हैदर साहब, दोनों पार्टियां जब ये बात करती हैं ना गवर्नेंस की, लोगों के दर्द की, गुर्बत की, महंगाई की, तो मेरा वो पंजाबी जी कहते हैं ना, मेरा हासा निकल जाता है। भाई अगर आपको इतना ही दर्द था गरीबों का, अवाम का, तो ये बता दें कि फिर अवाम तो गरीब से गरीब तर हो गए 70 साल में, और आप सब लोग अमीर से अमीर तर हो गए। वो कौन सी गिदड़ सिंगी थी, वो कौन सी रॉकेट साइंस थी? इसलिए इस बात को तो छोड़ दें आप। ये आपका रिटोरिक है कि नाअहल भी हैं, नालायक भी हैं, इसलिए कि अगर आप लायक होते तो आज ये हालात हमें ना देखने पड़ते, हमें मुल्क इस तरह ना मिलता। फिर मैं कह रहा हूं ज़मीर हैदर साहब, इकोनॉमी के हवाले से हमारे लिए चैलेंजेस हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज भी फैसला सियालकोट में कहा है, और इंशाल्लाह, और इनको पता है इन पार्टियों को सबको, जब हालात इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। नहीं, 2.5 साल सर देखे ना, अगर 70 साल आप पाकिस्तान का कर्जा देख लें, 70 साल आपने कहा आप मामला देख लें, तो आप समझते हैं चैलेंजेस भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, एसल साहब और अली कासिम गिलानी साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।